हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग सब? इन दिस वीडियो वी विल कवर मैक्सिमम सिलेबस ऑफ कॉमन सब्जेक्ट. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज रीजनलिज्म इन इंडिया इज मेनली कॉज्ड बाय. रीजनलिज्म मींस क्षेत्रवाद. ये जो रीजनलिज्म होता है क्यों फैलता है, क्यों पैदा होता है, क्यों बढ़ता है? तो आंसर देखते हैं इसका. इसका फर्स्ट ऑप्शन इज सही है. अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ रीजन, मतलब एक एरिया का डेवलपमेंट हो गया, दूसरा पिछड़ा रह गया. जैसे छत्तीसगढ़ है हमारा, झारखंड है, वहाँ पे क्या है, नक्सलवाद है. वो क्यों हो गया? क्योंकि वो एरिया डेवलपमेंट नहीं हो पाया. और जो एरिया डेवलप हो जाता है वो सोचता है कि हम तो हम ही हैं. ठीक है, तो उस वजह से जो रीजनलिज्म फैलता है वो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट हिंडर नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? सब लोग इकट्ठे रहे, मिल के रहे, वो क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन होता है. वो किस चीज से बढ़ता है? जैसे कल्चरल हार्मोनी है, इससे क्या है, ये एकता बढ़ाता है. ठीक है. लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी, जिसमें हार्मोनी आ गया, यूनिफॉर्मिटी आ गया, इक्वलिटी आ गया, मोबिलिटी आ गया, ये क्या है? ये मेल मिलाप बढ़ाते हैं, ये इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं. और जिसमें अकेलापन आ गया, सुपेरिटी आ गया, कम्युनलिज्म आ गया. ठीक है, अकेला जिसमें रह गया कि वो अकेला हो गया, जो अकेलापन पैदा करता है वो क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन को हिंडर करते हैं, मतलब रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं. तो इसमें हार्मोनी आ गया, ये क्या है? ये तो इनहेंस करेंगे. ये क्या है? इनहेंस करेगा. सोशल मोबिलिटी, ये इनहेंस करेगा. सोशल मोबिलिटी मतलब जो समाज के लोग हैं उसमें मेल मिलाप. तो इनसे क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ती है. और जो ये कम्युनलिज्म, ठीक है, तो ये क्या? सांप्रदायिकता बोलते हैं इसको, मतलब एक धर्म या एक समुदाय एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं. तो उससे क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन हिंडर होता है. ठीक है, इसमें बाधा उत्पन्न होती है नेशनल इंटीग्रेशन में. तो इसका राइट आंसर है कम्युनलिज्म. थर्ड, फॉर इंडिया टू बी ट्रूली इंटीग्रेटेड इट मस्ट प्रायोरिटाइज. इंटीग्रेशन के लिए इनमें से क्या जरूरी है? इक्वल, जिसमें इक्वलिटी आ गया ना, इक्वलिटी आ गया, ठीक है, तो वो बिना आंख बिना देखे उसको तुम करेक्ट कर सकते हो. जैसे ये है, इसमें आ गया, इक्वलिटी आ गया, ये इंटीग्रेशन को इनहेंस करेगा, बढ़ावा देगा. ठीक है, तो इसमें क्या है? इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, ये क्या है? इंटीग्रेशन को बढ़ाएंगे. जैसे रीजनल सुपेरिटी, इसमें सुपेरिटी आ गया, मतलब वो अपने आप को ज्यादा मान रहे हैं, ठीक है, सुपेरियर मान रहे हैं दूसरे से. तो इसमें क्या है? भेदभाव होता है. पॉलिटिकल डोमिनेशन, जब पॉलिटिकल आ गया तो मतलब वो इंटीग्रेशन में कम ही पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, वो हमेशा नुकसान ही करता है नेशनल इंटीग्रेशन को. रिलीजियस सेग्रीगेशन, मतलब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं रिलीजन. ठीक है, तो वो भी क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन को हैंडल करेंगे. फोर्थ है व्हाट डज एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप प्रमोट. ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको पहले क्या बोलते हैं? एनआईसी बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप. तो इससे क्या है? ये नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है. तो किससे होगा वो? इसमें क्या होता है, क्या किस चीज को ये प्रमोट करता है? ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग इसमें नहीं होती, इसमें कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसको बढ़ावा दिया जाता है. कल्चरल एक्सचेंज होता है और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो क्या करती है? वो एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उसको हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल. और इंटरनल को कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. ठीक है, इंटरनल के लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. और एक्सटर्नल के लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है. तो देखते हैं इसको. व्हाट डज पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्राइमरी फोकस ऑन. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वो किस चीज पे फोकस करती है? इसका है सेकंड आंसर, इसका सही है, डेवलपिंग पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट वन सेल्फ. मतलब पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? अपने आप के जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करना, अपना अपीयरेंस इंप्रूव करना, अपना बोलने का ढंग या रहने का ढंग ये इंप्रूव करना. ये क्या होता है? पर्सनालिटी अपनी डेवलपमेंट के में आते हैं. ठीक है, ठीक है, डेवलपिंग पॉजिटिव इंप्रेशन मतलब अपना इंप्रेशन है वो पॉजिटिव रहे, तुम्हें अच्छा माना जाए, अबाउट वन सेल्फ. ठीक है, खुद भी अच्छा माने और दूसरे भी आपको अच्छा माने, वो क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पीडी का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 10 कोर लाइफ स्किल. यहाँ आपकी बुक में 10 कोर स्किल दी गई है. अगर ये आ जाए कि लाइफ स्किल कितनी है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो कितनी है? वो 10 है. तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी नहीं है? इज नॉट वन ऑफ द. ठीक है, ये सारी दे रखी है, 10 कोर लाइफ स्किल दे रखी है. ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं है? मेमोरी एनहेंसमेंट नहीं है. सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब अपने आप के, ये क्या है? लाइफ स्किल है. सेल्फ अवेयरनेस, इम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोपिंग विद इमोशन, कोपिंग विद स्ट्रेस. मतलब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, यानी खुद जो बंदा होता है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ावा देगी, उसकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ बढ़ाएगी वो. ठीक है,
तो ये है 10 कोर लाइफ स्किल। इनमें से कुछ भी आ सकता है कि ये है, 3 करेक्ट आ जाएंगे, एक अनकरेक्ट आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें से एक सेलेक्ट कर दो। नेक्स्ट है वैल्यू इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी बाय। जो वैल्यू होती है, वैल्यू इसमें यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या है, जो नैतिकता होते हैं, ठीक है, जैसे हम नैतिक बोल बोलते हैं, यानी एक दूसरे का क्या करना, वैल्यू देना दूसरे को, उसका आदर करना, ठीक है, वो होता है वैल्यू। ये पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, कैसे इससे पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। अगर आप दूसरे की इज्जत करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, इंप्रूव होती है ना, लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे। तो इसमें क्या, बाय हेल्पिंग टू शेप मोरल एंड एथिकल बिहेवियर। जो मोरल बिहेवियर होता है, हमारा एथिकल बिहेवियर होता है, उसको क्या हेल्प करती है कि शेप करने में ना, उसको शेप में लेके आती है। यानी हम जो सोच रहे हैं, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम खुद अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, बुरा सोचेंगे तो बुरे होते हैं, वही है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें दो चीजें, ये है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, और दूसरी क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जो हमारे आसपास है उसी में एनालाइज करना है, ठीक है, एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। और इसमें क्या है, एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडिया बाय कंबाइनिंग, मतलब इसमें नया करना है, और इसमें क्या जो है हमारे पास उसी को एनालाइज करना है, ठीक है। और क्या है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग में, हेल्प अस रिकॉग्नाइज एंड असेस द फैक्टर और एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये क्या करना, रिकॉग्नाइज करना और असेस करना फैक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या, तीसरा क्या, द वे वी सी आवरसेल्फ, जो हम अपने बारे में देखते हैं उसको इंप्रूव करना है। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या है कि एक तो नई न्यू ये आइडिया उसको जनरेट करना है, दूसरा हेल्प अस टू लुक बियॉन्ड आवर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी जो हम है उससे थोड़ा सा आगे सोचना, ठीक है, उससे हट के सोचना, कुछ अलग सोचना, वो होता है क्रिएटिव थिंकिंग। और क्या, रेस्पॉन्ड अडेप्टिवली एंड विद फ्लेक्सिबिलिटी टू सिचुएशन, मतलब कोई भी सिचुएशन आज घबराना नहीं, उसको सही से हैंडल करना, बिना स्ट्रेस लिए उसको हैंडल करना, वो भी किसमें आता है, क्रिएटिव थिंकिंग में आता है। 6 है व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी जो हमारे माँ बाप है, जो दादा दादी है, उनसे भी पर्सनैलिटी हमारे अंदर आती है, ठीक है, जैसे उनकी पर्सनैलिटी थी थोड़ा बहुत उसका असर होता है। सेल्फ डेवलपमेंट, ये भी यानी हम कैसे अपने आप को रख पा रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। इन्वायरमेंट, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब ये सारे पर्सनैलिटी को। और क्या है, एजुकेशन पर ये भी इन्फ्लुएंस करता है। लाइफ सिचुएशन, यानी हम हमारी लाइफ अगर बिल्कुल स्मूथली जा रही है तो हम ऐसे ही हो जाएंगे, कमजोर टाइप हो जाएंगे, हम ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर लाइफ में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है तो हम सतर्क रहेंगे, हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो इंप्रूव होएगा ना, हमारा दिमाग कुछ ना कुछ एक्टिव रहेगा। तो उससे क्या है कि लाइफ सिचुएशन में जो ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जो पास्ट में हमने झेला है, ठीक है, बुरी चीजें या अच्छी चीजें, उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर हमें बुरा देखा तो हम भी थोड़ा नेगेटिव टाइप हो जाते हैं, अगर हमने मैक्सिमम चीजें अच्छी देखी है तो हम थोड़ा ना अच्छा बिहेव करने लगते हैं, ये भी फर्क पड़ता है। ड्रीम एंड एम्बिशन, हम क्या सोचते हैं, ठीक है, हमारा क्या एम है, उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी में ये फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस कर देता है। सेल्फ इमेज, हमारी इमेज क्या है, ठीक है, हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, वो भी क्या है, पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या, नेक्स्ट वैल्यू, वैल्यू मतलब जो नैतिकता होती है वो भी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इजी वे टू सोल्व द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक वो स्किल है, तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। इसके क्या क्या दे रखा है, राइट डाउन द प्रॉब्लम ऑन ए पीस ऑफ पेपर, यानी मतलब पहले हम एनालाइज करेंगे, लिख के या बोल के कैसे भी करके बता के किसी को, तो उसको क्या एनालाइज करेंगे कि हाँ एक्चुअल में है क्या प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, थिंकिंग अबाउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, फिर उसके जो भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, 3 4 5, वो हम उसको लिखेंगे या सोचेंगे, ठीक है। फिर उसको टू अडेप्ट लॉजिकल थिंकिंग, फिर उसमें क्या है कि लॉजिकल थिंकिंग करके इसमें मतलब इनको एनालाइज करके एक सही क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करना, वो होते हैं क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, ठीक है। तो मतलब इसमें सारे ये है, इसका आंसर है ऑल, इजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये सारी प्रोसेस आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 वे ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा नहीं है कम्युनिकेशन का वे। ये दो चीज है, ये है वे ऑफ कम्युनिकेशन, नीचे कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, दोनों चीज अलग है, वे ऑफ कम्युनिकेशन और कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि इसकी ये जो 3 है, ये है वे ऑफ कम्युनिकेशन। एग्रेसिव मतलब जो अपने आप में ज्यादा तीर मार बनते हैं ना, कि मैं ही हूँ, हर चीज में अपने आप को फेवर करते हैं, तो वो क्या होता है, एग्रेसिव, ठीक है, हर चीज में ऊंचा ऊंचा बोल के दूसरे को डाउन करते हैं, वो होता है एग्रेसिव। पैसिव होता है कि अपनी बात बता नहीं पाता किसी को, ठीक है, अपने आप में ही रहता, जो उसकी फीलिंग है वो भी नहीं बता पाएगा, वो क्या होगी, पैसिव। असर्टिव हो गया मतलब जो जरूरी है उतना ही करना, ठीक है, उतना ही बोलना, ठीक है, यानी जरूर अपने जो है उसके मन में वो बता देगा, लेकिन फालतू बकबक नहीं करता है, वो होता है असर्टिव। ये हो गया वर्बल, ये क्या है, ये कंपोनेंट में आता है, तो इसका आंसर क्या है, वर्बल। तो इसमें है 9th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नहीं है। तो अग्रेसिव क्या था, वे था, तो ये है इसके कंपोनेंट, लिसनिंग, नॉन वर्बल, वर्बल। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें तीन चीज होगी, ठीक है, एक लिसनिंग होगी, नॉन वर्बल होगा और वर्बल होगा, ठीक है। वर्बल मतलब लिख के बोल के हो जाएगा, ठीक है, और नॉन वर्बल मतलब इशारे से होगा, ठीक है, टच करके होगा, इशारे से होगा, आई कॉन्टेक्ट से होगा, ये सारे क्या है, नॉन वर्बल है। और वर्बल में क्या हो गया, बोल के, लिख के, ठीक है, ये हो गया वर्बल। तो ये अग्रेसिव इसमें नहीं है कंपोनेंट, ये है वे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, इनमें से कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। ये सारी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है ये दे रखी है। सबसे पहले अगर स्ट्रेस आती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये लेते हैं डीप ब्रीथ। अगर हम स्ट्रेस में, हमें फील होता है कि हम स्ट्रेस में है, तो सबसे पहले क्या करना है, सारी टेक्निक में सबसे पहले करते हैं डीप ब्रीथ। अपने ये गहरी सांस लेते हैं 2-3 बार, ठीक है, और आराम से बैठते हैं, वो है सबसे फर्स्ट पहली टेक्निक, डीप ब्रीथ। अगर कोई सबसे पहली टेक्निक आती है तो डीप ब्रीथ है। और कौन सी, टॉक लेस, लिसन मोर, लुक फॉर द गुड थिंग्स अराउंड यू, हैव ए गुड क्राई, ये क्या है, ऑल ये सारी क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। देखो इसमें शुरू देखते हैं, सारी देखते हैं, नो योर लिमिट, मतलब हम अगर लिमिट में रहेंगे, ज्यादा फालतू नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, ठीक है, अपने लेवल का ही सोचेंगे, तो वो क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। मतलब हमने जितना सोचा उतना मिल गया। अगर हम फालतू सोचे, मान लो हमने इतना सोचा और मिला इतना सही, तो फिर स्ट्रेस आ सकती है ना। मान लो हम सोचे कि हमारे 100% नंबर आ जाएगा और हमारे आए 50%, तो होगी, स्ट्रेस में आ गए हम, है ना। तो हम अगर करके आए 100 नंबर का और 100 ही, ठीक है, 50 नंबर का करके आए और हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई 40 आएंगे और आ गए हमारे 50, तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। और लेकिन हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे जरूरत से, तो उससे स्ट्रेस आएगी, ठीक है। मैनेज यूर टाइम, अगर हमारे पास टाइम मैनेज है, मतलब जरूर जो टाइम है उसमें ही हमारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। मान लो हमारी वर्किंग 5 बजे है, तो हमने 4 बजे काम खत्म कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है, आराम, 1 घंटा आराम का मिल गया, तो उससे स्ट्रेस मैनेज हो गया। अगर हम 5 बजे वर्किंग है, 5 बजे तक वर्किंग है और 6 बजे हमारा काम होता है, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लाफ, मतलब हंस के भी एक टेक्निक है लाफ, जब आप स्ट्रेस में है तो थोड़ा हंसो, खुल के हंसो, तो उससे भी स्ट्रेस मैनेज, तो उससे क्या होता है, तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं दिमाग में, तो उससे क्या स्ट्रेस मैनेज होता है। मूव मतलब फिजिकली मूव, इधर उधर चलेंगे तो उससे स्ट्रेस। पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट, अगर हमें फिजिकली अनकंफर्ट है तो भी स्ट्रेस हो जाता है, तो कंफर्ट जोन में जाएंगे, ठीक है, उससे स्ट्रेस रिलीज होता है। नेक्स्ट, क्रिएट ए क्वाइट प्लेस इन योर माइंड, मतलब हम मेडिटेशन करेंगे, एक शांत जगह पे जाएंगे, उसमें थोड़ा सा अच्छा सोचेंगे, ठीक है, उससे भी स्ट्रेस मैनेज होएगा। जो हमें पसंद है उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, अच्छी जगह के बारे में सोचेंगे, अच्छा खाने का, जो खाने का शौकीन है तो अच्छा खाने के बारे में सोचे, तो उससे क्या स्ट्रेस रिलीज होता है, अच्छे हार्मोन्स बनते हैं हमारे दिमाग में, तो उससे स्ट्रेस रिलीज होता है। टेक ए ब्रेक, अगर हम काम कर करके थक गए हैं तो उससे भी क्या होगा, ब्रेक लेके स्ट्रेस कम होता है। टाक इट आउट, मतलब हम भरे बैठे हैं, हम कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना भरे बैठे हैं, ऐसे रूस जाएंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है, वो नहीं है, उसको बोलते हैं बोटलिंग अप ऑफ स्ट्रेस, मतलब भर लेना, अपने आप भर के बैठ जाना, तो वो नहीं करना है इसको। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो बता देना है, तो उससे रिलीज मिलता है स्ट्रेस को, ठीक है। टेक ए डीप ब्रीथ हो गया, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अगर हम फिजिकली फिट है तो भी हमें स्ट्रेस हमारी कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज माइंडसेट, माइंडसेट क्या है इनमें से। तो इसका है फर्स्ट ऑप्शन है, हाउ यू रिसीव एंड रिएक्ट टू इंफॉर्मेशन, द सम ऑफ योर नॉलेज, इट इज योर फिल्टर फॉर इंफॉर्मेशन यू गेट इन एंड पुट आउट। ये सारे क्या है, माइंडसेट का एक डेफिनेशन है, ठीक है। हाउ यू रिसीव एंड रिएक्ट टू इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही, कोई किसी की चुगली कर रहा है, तुम्हारी चुगली कर रहा है, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई बता रहा है दूसरा आदमी, ठीक है, तुम उसमें कैसे एक्ट करते हो, वो है माइंडसेट। द सम ऑफ योर नॉलेज, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, ठीक है, वो क्या है, माइंडसेट है, ठीक है। जितना तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी नॉलेज होगी, तुम उस टाइप से बिहेव करते हो, ठीक है, वो है माइंडसेट। इट इज योर फिल्टर फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब तुम्हारे पास 100 टाइप की इन्फॉर्मेशन आ रही, तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कौन सी तुम रिसीव कर रहे हो, वो क्या है, माइंडसेट है, ठीक है। यू गेट इन एंड पुट आउट, मतलब कौन सी तुम इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल रहे हो, यानी तुम दे नहीं रहे, ये है माइंडसेट। नेक्स्ट 12, व्हाट इज द परस्यूड सेल्फ, परस्यूड सेल्फ का मतलब क्या होता है। परस्यूड सेल्फ का मतलब द वे वी सी आवर सेल्फ, मतलब हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, ठीक है, वो होता है परस्यूड सेल्फ। और एक होता है आइडियल सेल्फ, मतलब हम अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, वो होता है आइडियल सेल्फ, ये है परस्यूड सेल्फ, ठीक। नेक्स्ट 13, हाउ कैन एम्पैथी इंप्रूव कम्युनिकेशन। इंपैथी होती है, क्या होती है इंपैथी का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे साथ वाला है, ठीक है, तुम उसके बारे में कैसा सोचते हो, ठीक है, उसकी फीलिंग को अपनाते हो कि नहीं, वो तुम उसको परेशान तो नहीं करते, वो होता है एम्पैथी। मतलब जैसा वो अगर किसी चीज पे नाराज हो जाता है, तुम अगर वैसा ही करोगे और नाराज करोगे तो वो एम्पैथी नहीं है, उसकी भावनाओं को समझ के वैसा कार्य करना ही क्या होता है, एम्पैथी होता है, ठीक है। तो ये कैसे इंप्रूव करेंगे कम्युनिकेशन को, मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है,
तुम्हें पता है कि वो ऐसा ही है, ठीक है, तुम उसको सारी बात नहीं बता पाओगे। और एक बंदा है कि वो तुम्हारी सारी फीलिंग समझता है, ठीक है, कुछ भी बात होगी सारी उसको बता दोगे, ठीक है। वो क्या होता है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। जो मैसेज देना होगा वो तुम डायरेक्टली उस बंदे को दे दोगे, है ना, बिना सोचे समझे। और जो ऐसे ही लेके देखेगा कि तुम उसको जो चीज बतानी होगी ना वो भी नहीं बताओगे, है ना। तो क्या है, इसका आंसर है बाय हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद अदर्स। नेक्स्ट है 14, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? राइट आंसर है टू शेयर आइडिया, ओपिनियन, थॉट एंड फीलिंग, ठीक है। अपने फीलिंग, अपने थॉट, अपने ओपिनियन, आइडिया, इसको शेयर करना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कौन सी है? नोडिंग योर हेड, मतलब इशारा करना, पलक झपकाना, आंख से इशारा करना, ठीक है, आई कांटेक्ट करना, ये सारे क्या है, नॉन वर्बल है। और वर्बल में क्या है, राइटिंग एन ईमेल, ये क्या वर्बल है। स्पीकिंग ऑन द फोन, ये क्या वर्बल है। सेंडिंग ए टेक्स्ट मैसेज, ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। A person who hesitate to express their feeling and agree with other is displaying which type of communication style। मतलब हेजिटेट कर रहा है तो वो बता नहीं रहा, वो क्या है, पैसिव है। असर्टिव बताया था क्या, जो अपने सारे आइडिया या फीलिंग जो सब बता दे वो क्या, असर्टिव है। अग्रेसिव मतलब जो ज्यादा ही भाव हो जाता है, ठीक है, ज्यादा ही दूसरे पर कंट्रोल करना चाहता है, वो होता है अग्रेसिव होता है। डेफिनेटली ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट कैन हेल्प रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप। जो कम्युनिकेशन गैप को कौन सी चीज ये रिड्यूस कर सकती है? यूजिंग ह्यूमर एंड बीइंग एम्पैथेटिक, मतलब तुम मजाकिया टाइप हो, तुम दूसरे की भावनाओं को समझते हो, तो सारी नॉलेज, सारी बातें जो वो आपका फ्रेंड है वो सारी बातें आपको बताएगा, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। अगर तुम ऐसे ही हो तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे जो बताना वो नहीं बताएगा, जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इसका राइट आंसर है बी, ए रिएक्शन टू इवेंट, पीपल एंड थॉट। कोई थॉट है उसके बारे में तुम कैसा रिएक्शन ले रहे हो, पीपल है जो उसके बारे में कैसा रिएक्शन ले रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है, इवेंट के बारे में कैसा ले, तो क्या है, स्ट्रेस है। तुम ज्यादा नेगेटिव ले रहे हो या ज्यादा सोच रहे हो, है स्ट्रेस। व्हाट डज टॉक इट आउट इन्वॉल्व। टॉक इट आउट का मतलब क्या होता है, बताना, मतलब अपनी जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है वो बता के दूर करना, वो होता है एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड सीकिंग सपोर्ट, यानी अपनी फीलिंग को बता के, अपने स्ट्रेस को बता के दूसरों से सपोर्ट मांगना, ये क्या, टॉक इट आउट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली इन स्ट्रेस रिडक्शन। टाइम मैनेजिंग से कैसे स्ट्रेस रिलीज होते हैं वो बताया था अभी। इसका राइट आंसर है टू फोकस ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। तो इसमें क्या है कि जो जरूरी है सबसे पहले हम उसको खत्म करके, जो जरूरी नहीं है उसको बाद में करके, ये होता है टाइम मैनेजमेंट, है ना। व्हाट डज ए ग्रोथ माइंडसेट इन्फोसिस। जो ग्रोथ माइंडसेट है वो किस चीज पे ज्यादा इन्फोसाइज करता है, किस चीज पे ज्यादा प्रेशर डालता है? डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ये क्या है, ग्रोथ सेट किससे होता है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क से क्या है, हमारा माइंडसेट ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर पर्सनल परफॉर्मेंस। पर्सनल परफॉर्मेंस में टाइम मैनेजमेंट कैसे बेनिफिट देता है? इट इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। क्या करेगा ये, टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा और स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैनेजिंग योर हेल्थ ऑन टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम ठीक ठाक रहेगा तो उससे कैसे टाइम मैनेज होगा? इट बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी, मतलब तुम्हारी अगर हेल्थ ठीक है तो क्या होगा, तुम सारा काम टाइम से कर लोगे, ठीक है, टाइम से पहले ही कर लोगे, तो उससे टाइम मैनेज होता है। और उससे क्या है कि जो काम कर रहे हो तुम, उसकी जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, ठीक है, और तुम्हारा एनर्जी भी बची रहेगी। नहीं तो अगर पहले ही थके हो, तुम काम करोगे तो और ज्यादा थक जाओगे। अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक है तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज एटिकेट रेफर टू। एटिकेट का मतलब क्या है? मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन एनी सोसाइटी। तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो तुम उसमें कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है, कैसा इंटरेक्शन कर रहे हो दूसरे लोगों से, वो क्या है, एटिकेट है, ठीक है। व्हाट डज कॉर्पोरेट एटिकेट फोकस ऑन। जो कॉर्पोरेट एटिकेट होता है वो किस चीज पे फोकस करते हैं? हाउ टू बिहेव वेल एट वर्क। जो कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, जो कंपनी जहाँ पे तुम काम करते हो वो है, तो उसमें तुम काम के टाइम पे कैसे बिहेव करते हो, ठीक है, अपना काम ठीक से करते हो या नहीं करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो कि नहीं करते हो, वो क्या है, कॉर्पोरेट एटिकेट है। 26, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी परसीव्ड इन ए सोशल सेटिंग। सोशल सेटिंग में तुम कैसे रहोगे, कैसे तुम अच्छे बन सकते हो, ठीक है। बीइंग टू शाई एंड विद्वान, मतलब ये तुम कर सकते हो नहीं, ये इससे तुम जो बेस्ट वे ये नहीं है ना किसी समाज में रहने का। या बीइंग लाउड एंड आउटगोइंग, ये मतलब तुम ज्यादा ही बोल रहे, बकबक कर रहे हो, ये भी किसी सोसाइटी सेटिंग में बैठने के लिए सही नहीं है। स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, मतलब इंट्रोवर्जन क्या होता है, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को नहीं बताना, ठीक है, अपने में ही रखना, वो क्या होता है, इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा ही बता देना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रहना हमें, ठीक है, ना तो ज्यादा बकबक करना और ना बिल्कुल चुप रहना, तो इन दोनों के बीच में रहना है।
इग्नोरिंग अदर ये भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो ये है इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइन ए टीम। इनमें से टीम का मतलब क्या है, इनमें से कौन सी टीम की एक डेफिनेशन है। ए ग्रुप ऑफ पीपल विद कंप्लीमेंट्री स्किल। क्या है टीम का मतलब, क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे तभी एक टीम बनेगी। क्या है इसमें कंप्लीमेंट्री स्किल, कंप्लीमेंट्री मतलब तो सबकी जो दोनों बंदे हैं उनकी स्किल अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये काम एक कर रहा तो दूसरा दूसरा काम करना जानता है, उसकी स्किल दूसरी होनी चाहिए, यानी कि दोनों का सेम काम करते हो, उससे टीम नहीं बनती है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री स्किल वर्किंग टुवर्ड ए कॉमन गोल, लेकिन उनका जो गोल है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, कॉमन गोल होना चाहिए, लेकिन स्किल उन दोनों में कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए, मतलब वो तो उसकी हेल्प करे, यानी उन दोनों की स्किल थोड़ी अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रुप। इनमें से ग्रुप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल, ये होता है ग्रुप, होता है ये क्या ग्रुप है, पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल, कॉमन गोल होना चाहिए और ग्रुप का जो पीपल है वो उनका ग्रुप होना चाहिए और वो इकट्ठे काम करें। नेक्स्ट, टू और मोर पीपल इंटरेक्टिंग टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी उनका ऑब्जेक्टिव भी एक कॉमन होना चाहिए। ईच इंडिविजुअल में कम्युनिकेट विद ऑल अदर, ईच इंडिविजुअल में कम्युनिकेट विद ऑल अदर, जो एक बंदा है वो दूसरे बंदे से बात करे, ठीक है, तो आपस में उनमें तालमेल होना चाहिए। कम्युनिकेट विद ऑल अदर पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इंडिविजुअल वर्किंग इंडिपेंडेंटली, तो ये क्या है, ये नहीं होता है ग्रुप में, ठीक है, यानी बंदे इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये सारे मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टीम। इनमें से टीम का टाइप कौन सा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है, ये क्या करती है, ये एक टाइप है, ये इसका टाइप है, तो ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जो काम कर रही है टीम, एक टीम होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम मतलब जो उनके जो टीम में होते हैं वो अलग अलग काम होता है, उसका सारा सेम काम नहीं होता, वो सब बंदों का अलग काम होता है। सेल्फ मैनेजमेंट टीम क्या होती है, उनका कोई लीडर नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं होता, वो खुद ही मैनेज करते हैं। फंक्शनल टीम यानी इसका अलग, ये क्या है, इसमें क्रॉस फंक्शन है, इसमें क्या फंक्शनल है, मतलब जितने बंदे सही फंक्शन काम करते हैं, तो इसमें नोन है, यानी ये सारे क्या है, चारों क्या है, टाइप ऑफ टीम है जो आपके सिलेबस में। नेक्स्ट, व्हाट डज टीम सिनर्जी रेफर टू। जो टीम सिनर्जी है वो किस चीज को रेफर करती है। एक कंबाइनिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जो अलग अलग बंदे होते हैं, ठीक है, उनका कंबाइन करके कंट्रीब्यूशन टू अचीव हाई क्वालिटी आउटकम, तो जो आउटकम आ रहा है वो हाई क्वालिटी का आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टीम सिनर्जी, मतलब इकट्ठे मिलके हाई क्वालिटी का आउटकम लेके आना, वो क्या है, टीम सिनर्जी है, मतलब, ठीक है। व्हाट इज अनोदर अनोदर नेम ऑफ कुरिकुलम विटे। तो सीवी होती है जो, उसका अनोदर नाम क्या है, उसका नाम है रिज्यूम, उसको क्या बोलते हैं, रिज्यूम। और इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या लिखते हैं रिज्यूम में, जो अपनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो स्किल होती है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कहाँ पे तुमने काम किया, ये सब लिखा जाता है। इसमें क्या चीज नहीं लिखते हैं रिज्यूम में, हमारे पर्सनल रिज्यूम में जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं पर्सनल एक्सपीरियंस लिखेंगे, लेकिन एज्यूम्शन नहीं लिखेंगे कि हम क्या एज्यूम करते हैं, हम क्या, हमारी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, ये इसमें रिज्यूम में या सीवी में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू का मेन पर्पज क्या होता है। टू इवेलुएट द एम्प्लॉयर, टू assess if the applicant's skill match the job or college need, to determine the salary of the applicant, to make the applicant feel nervous। तो इस राइट आंसर क्या बी। जो मतलब जो एप्लीकेंट आ रहा है उसकी स्किल को मैच कर, जो हमारा जॉब है उससे मैच हो रही है नहीं हो रही, ये होता है इंटरव्यू का पर्पज, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था कि इंटरव्यू में हम क्या लेके जाते हैं, यानी क्या होता है इंटरव्यू में, तो उसमें होता है सेलिंग ऑफ आवर स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड प्रोफेशन, इस टाइप का एक था, तो उसमें सेलिंग वाला था ऑप्शन, तो वो करेक्ट था, मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम सेल कर रहे हैं, यानी स्ट्रेंथ है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी नॉलेज है, उसको हम सेल कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो। नेक्स्ट, व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इन्वॉल्व। जो एक्टिव लिसनिंग होते हैं वो इंटरव्यू में क्या हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। फोकसिंग, इसमें क्या है, फोकसिंग ओनली ऑन द वर्ड्स स्पोकन बाय द इंटरव्यू। इग्नोरिंग द टोन, जहां पे इग्नोरिंग आ जाता है वो उसको तो पहले ही काट देते हैं। पेइंग अटेंशन टू बोथ, जहां ये आ गया इसके बारे में थोड़ा सोचना है। रेस्पॉन्डिंग क्विकली, जैसे क्विकली आ जाता है तो उसको भी हम काट देते हैं, विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट आ गया, ठीक है, उनको काट देते हैं। तो फोकसिंग ओनली, जिसमें ओनली आ गया उसको भी काट देते हैं, तो ये भी एक मेथड होता है आंसर निकालने का। तो राइट आंसर क्या आ जाता है, पेइंग अटेंशन टू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम इंटरव्यू, मतलब जो भी इशारा कर रहा है, बता रहा है, उसको हम अटेंशन देना है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट 34, व्हाट इज एन इफेक्टिव ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय। इफेक्टिव ग्रुप का क्या कैरेक्टर होता है। इट्स मेंबर नो व्हाई द ग्रुप एग्जिस्ट, ये मतलब इफेक्टिव ग्रुप का एक कैरेक्टर है, यानी उसके जो मेंबर है उनको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप किस लिए है।
क्लियर गोल, इनका गोल क्लियर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए ग्रुप में जो है, ये चीजें होनी चाहिए। इट्स मेंबर हैव लर्न टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट विद द ग्रुप, मतलब इनके बंदे में अगर झगड़ा हो जाता है, कोई किसी चीज पे असहमति हो जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके ग्रुप के जो बंदे हैं उनको पता होना चाहिए। तो ये सारे क्या है, इफेक्टिव ग्रुप के करेक्टर है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज रिडिफाइनिंग फेलियर इन्वॉल्व। जो अगर हम फेल हो जाते हैं, उसको हम सोचते हैं उसके बारे में, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसका उसमें क्या क्या मतलब होता है, ये क्या इन्वॉल्व करता है। व्यूइंग फेलियर एज ए लेसन लर्न, अगर हम कहीं किसी चीज में फेल हो जाते, कामयाब नहीं हो पाते, तो हमें उसके बारे में क्या सोचना है, उसको क्या एक लेसन लर्न, मतलब हमने उससे कुछ सीखा है जो भी काम रह गया हमारा, ठीक है, जो हम कर नहीं पाए, ठीक है, उससे सीख के हम अगली बार क्या करना है, उसमें हमें सक्सेस हासिल करनी है। ये हमें फेलियर से सीखना है। तो बोलते हैं ना कि ठोकर मार के सीखना, ठोकर खा के सीखना, ठीक है, मार के नहीं खा के सीखना। तो जरूरी नहीं है कि आप खुद ठोकर खा के सीखो, दूसरे की ठोकर से भी हमें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, ठीक है। सीखने के लिए खुद ठोकर खाना जरूरी नहीं होता, दूसरे की ठोकर भी देख के हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये लीडरशिप से है, तो देखते हैं विच इज नॉट वन, जो ये पीडी वाले थे इसमें आपका मैक्सिमम है, ठीक है, 35 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 35 into 2 है ना, मतलब 70 नंबर का है पीडी, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। सब मैक्सिमम नंबर इसी में से आ गए यहाँ पे, साढ़े कितना नंबर का है आपका, 240 का है लगभग, तो उसमें से 70 नंबर का तो पीडी से ही आएगा। विच इज नॉट वन ऑफ द 4 इंडिकेटर ऑफ लीडरशिप, इनमें से कौन सा लीडरशिप का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। मोरल, टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन, कॉम्पिटेंस, ये सारे क्या है, इसका राइट आंसर है ये नॉन, ये सारे क्या है, इंडिकेटर ऑफ लीडरशिप है, यानी एक लीडर में ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मीन बाय बेयरिंग इन लीडरशिप, बेयरिंग का मतलब क्या होता है। तो ए लीडर्स फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस है, ड्रेस है उसका, उसका डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिहेवियर कैसा है, ड्रेस कैसी है, अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, वो क्या है, बेयरिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेबिलिटी इन लीडरशिप मीन्स, डिपेंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है लीडरशिप में, कैरिंग आउट टास्क रिलायबिलिटी एंड ऑन टाइम विदाउट सुपरविजन, मतलब कोई कहे या नहीं कहे, लीडर का काम क्या होता है कि उसको ऑर्डर का वेट नहीं करना होता, ठीक है, जो भी काम आ गया वो खुद ही करना है, ठीक है, वो होता है डिपेंडेबिलिटी। मतलब लोगों को लगे कि भाई हाँ ये काम ये कर सकता है, जो हमारा लीडर है ये कर सकता है, ये इतना विश्वास होना चाहिए लोगों को एक लीडर पे। कैरिंग आउट टास्क रिलायबिलिटी, ठीक है, जो भी काम करे रिलायबिलिटी के साथ काम करना है। ऑन टाइम विदाउट सुपरविजन, उसको सुपरवाइजर की जरूरत नहीं होती है लीडर को, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल ट्रेट ऑफ लीडर स्पेशली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर कोई लीडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा, ठीक है। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ट्रेट ऑफ लीडर, इसमें से लीडर जो अगर स्ट्रेस में है तो इसमें से कौन सी ट्रेट होनी चाहिए, मतलब कौन सा गुण होना चाहिए उसका, ठीक है। उसमें है इंडोरेंस, मतलब उसमें इंडोरेंस होना चाहिए, कितने भी स्ट्रेस हो वो अपना काम कर ही लेगा, कितना, ठीक है, कितना भी स्ट्रेस में हो लेकिन वो अपना जो काम है, जिसको जो टास्क दिया गया है वो निपटाएगा टाइम से, वो लीडर के गुण होता है, क्वालिटी होती है। इंटीग्रिटी इन ए लीडर इज कैरेक्टराइज बाय, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, किस जो लीडर में किस चीज को कैरेक्टराइज करता है, किस चीज को दर्शाता है। बीइंग होनेस्ट विद वन सेल्फ एंड अदर विदाउट कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो कोई किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो होनेस्ट ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई मैंने इसके लिए ये सही किया है तो इसमें थोड़ा सा मैं वो कर लूँ, थोड़ा सा इधर उधर कर लूँ, ठीक है, वो नहीं होता एक लीडर का, जो वो मतलब इसके लिए जैसा है तो दूसरे के लिए भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। आप ये क्या, बीइंग होनेस्ट विद वन सेल्फ, यानी अपने साथ भी होनेस्ट रहेगा और दूसरे के साथ भी होनेस्ट रहेगा, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट है ए लीडर्स कॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो लीडर का कॉलेज है वो कहाँ से आता है, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल सोर्स, एक और होता है मटेरियल सोर्स, ठीक है। ये इससे जो इसका जो लीडर होता है उसका कॉलेज आता है। द 4 कार्डिनल वैल्यू ऑफ विर्च्यू इन प्लेटोस फिलोसफी आर, जो एक इसमें आपके बुक में प्लेटो जो प्लेटो की फिलोसफी दे रखी है उसके 4 कार्डिनल विर्च्यू दे रखे हैं, मतलब गुण दे रखे हैं, वो कौन से हैं, वो है प्रूडेंस, कोरेज, सेल्फ कंट्रोल एंड जस्टिस, ये दे रखे हैं, प्रूडेंस, कोरेज, सेल्फ कंट्रोल एंड जस्टिस। नेक्स्ट है डैश इज द टेक्निक, टैक्टिक्स एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर एज वेल एज द ग्रुप टू परफॉर्म द टास्क, ये कौन सी में है, ये कंपिटेंस है। कंपिटेंस इज द टेक्निक, टैक्टिक्स एंड फिजिकल एबिलिटी, मतलब किसी चीज का काम करने की टेक्निक है, जो टैक्टिक्स है, क्या टैक्टिक्स लगा रहे हैं, उसमें फिजिकल एबिलिटी है कि नहीं इंडिविजुअल में या ग्रुप में, वो क्या होती है कॉम्पिटेंस, मतलब कॉम्पिटेंस क्या होता है, वो एबिलिटी मान लो इसको, ठीक है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, ये होता है, यानी किस टाइप कोई टास्क आ गया उसको कैसे कर रहा है, किस कैसे टेक्निक लगा रहा है, कैसे टेक्निक लगा रहा है, तो फिजिकल उसमें है कि नहीं एबिलिटी, ये सारी क्या होते हैं कॉम्पिटेंस में होते हैं। नेक्स्ट है प्रूडेंस इन्वॉल्व, जो प्रूडेंस अभी ये था एक विर्चू था प्लेटो का, उसका मतलब क्या होता है,
केयरफुली इवेलुएटिंग ऑप्शन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके जो 4-5 ऑप्शन हो गए उसको क्या करना है, इवेलुएट करना, उसको एनालाइज करना और उसके बाद एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालना, उसको क्या बोलते हैं, प्रूडेंस बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग टाइप है। ये क्या है, टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग आ गया। एट विच ट्रेट हेल्प ए लीडर रिमेन काम एंड कंपोज्ड इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये किसी भी सिचुएशन में वो क्या रहेगा, काम रहेगा, कंपोज्ड रहेगा, तो वो क्या होती है, कंपोजर होते हैं। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इसके कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट ऑन इनेक्टेड ऑन, यानी कब हुआ था ये, 23 दिसंबर 2005। ये जरूरी नहीं है कि 23 दिसंबर आए, ये 2005 भी आ सकता है, अगर दिसंबर 2005 भी आ सकता है तो ये पूरी डेट भी आ सकती है, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम आता ही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसकी एनडीएमए की फुल फॉर्म भी आ सकती है, कि एनडीएमए का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। इज हेडेड बाय, कौन हेड करता है इसको, इसका हेड होता है पीएम, ये होती है एनडीएमए, ठीक है, एक होती है एसडीएमए, वो क्या होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसका हेड होता है सीएम। ये डीएम किसका हेड होता है, डीएम हेड होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये उसका हेड होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये डीएम कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, राइट आंसर है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड रेस्पॉन्स टू नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। एनडीआरएफ क्या करते हैं, जो भी डिजास्टर होता है, चाहे कैसा भी हो, मैन मेड हो या नेचुरल हो, ठीक है, इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैन मेड कौन से डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर कौन से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, ये क्या है, नेचुरल है। जैसे गैस लीक हो गया, फायर हो गया, ये किस में आते हैं, मैन मेड में आते हैं। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज रेस्पॉन्स, यानी स्पेशलाइज, ये इसमें स्पेशलिस्ट टीम होती है, ठीक है, वो इसमें नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर में क्या करेगी, रेस्पॉन्स दे, प्रोवाइड स्पेशलाइज रेस्पॉन्स, मतलब हेल्प करेगी इसकी, कहीं भी हो जाए, ये एनडीआरएफ टीम वहीं पे आती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO ए डिजास्टर इज डिफाइंड एज, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू WHO एनी अकरेंस कॉजिंग डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिटोरेशन ऑफ हेल्थ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी अकरेंस जो क्या करेगी, कॉजिंग डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ, मतलब उसमें डैमेज हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, एंड डिटोरेशन ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ खराब हो रही है, जैसे, ठीक है, कोई भी महामारी आ जाती है इस टाइप की, तो वो क्या है, वो डिजास्टर होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिएशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ फायर, इनमें से कौन से 3 है जिसे आग लगती है, मतलब एक भी इनमें से नहीं रहा तो क्या आग नहीं लगेगी। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन, इसमें राइट आंसर है भी, ऑक्सीजन चाहिए आग लगने के लिए। हीट मतलब टेम्परेचर भी होना चाहिए, हीट आया, टेम्परेचर आए, ठीक है। तीसरा क्या, कम्बस्टिबल मटेरियल, यानी जिसमें आग लगनी है वो भी होना चाहिए। तो इनको, इनमें से कुछ भी हटा दोगे, 1 2 3, ठीक है, इनमें से कुछ भी हटा दोगे तो हमारी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर हटा देते हैं हम, ठीक है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग बोलते हैं, ठीक है, यानी उसका गला घोट दिया, स्मूथरिंग, ठीक है। और हीट को अगर हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, कूलिंग, हीट को हटाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कूलिंग, ठीक है, स्मूथरिंग, कूलिंग। और तीसरा क्या, कम्बस्टिबल मटेरियल को हटा दिया तो वो क्या, स्टारवेशन, मतलब भूखे मार दिया उसको, स्मूथरिंग, कूलिंग, स्टारवेशन। इन तीनों में से ये एक हटा दिया तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, स्टारवेशन। हीट को हटाया, कूलिंग, ऑक्सीजन को हटाया, स्मूथरिंग। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज प्रोन टू साइक्लोन एंड सुनामी, इनमें से कितना परसेंट, यानी कितने किलोमीटर कोस्ट लाइन है जो इंडिया की, वो प्रोन टू साइक्लोन है, मतलब जहाँ पे हमेशा साइक्लोन और सुनामी आते रहते हैं, आ सकते हैं, वो है 5700, 5700 किलोमीटर, जो इतना कोस्ट लाइन है वहां पे ये खतरा है सुनामी का और साइक्लोन का। नेक्स्ट है व्हाट डज द नेशनल एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी असिस्ट द एनडीएमए विद, जो नेशनल, ये एक होती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, एक होती है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी। वो जो स्टेट वाली किस में करेगी, एसडीएम में करेगी, डिस्ट्रिक्ट वाली क्या है, डीडीएम में करेगी, ठीक है, ये होती है। ये क्या है, ये प्लान बनाती है और ये क्या है, एग्जीक्यूट करती है, ये है बस। क्या, कंप्लाइंस ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्शन एंड प्रिपेयरिंग डिजास्टर प्लान, ठीक है, ये कंप्लाइंस हेल्प करेगी और गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी उसको, एंड प्रिपेयरिंग डिजास्टर प्लान, और प्लान को प्रिपेयर करेगी, ठीक है, प्रिपेयर करेगी और एग्जीक्यूट करेगी। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर, इनमें से कौन सा नहीं है। स्टारवेशन क्या होता है, जो बर्निंग मटेरियल होता है उसको हटाना, ठीक है, भूखे मारना। कूलिंग क्या होता है, टेम्परेचर को हटाना, ठीक है, हीट को या टेम्परेचर को कम करना, हीट को हटा देना, ठीक है। स्मूथनिंग क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को हटाना। नॉन, इसमें मतलब सब है। स्टारवेशन मतलब जो भी लकड़ी वकड़ी है उसको हटा दोगे, ठीक है। कूलिंग मतलब पानी डाल के, कूलिंग कैसे करोगे, पानी डाल के, पानी डाल दोगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। समुद्रिंग क्या होता है, उसकी यानी ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब उसके ऊपर जैसे CO2 होती है, ठीक है, उसकी एक लेयर बन जाएगी, तो क्या ऑक्सीजन वहां पे, जो जहाँ पे आग लगी है वहां पे नहीं पहुंच पाएगी, तो जो आग है वो बुझ जाएगी।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ यू आर इन ए मूविंग व्हीकल यू शुड, जब अर्थक्वेक आ गया तो अगर तुम आप व्हीकल में हो तो क्या करोगे? स्टॉप इन एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम ट्री एंड बिल्डिंग, यानी पेड़ से भी दूर रहना, बिल्डिंग से भी दूर रहना, और आप एक ओपन एरिया में खड़े हो जाओगे। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ एसओपी स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? एसओपी का मतलब क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब किसी भी जो भी एक काम करना, कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे कोई मशीन खरीदते हो, कोई कुछ भी खरीदते हो आप इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, तो उसमें एक एसओपी दी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी होती है, कि वो सीक्वेंस दी होती है कि आपको कैसे क्या करना है, वो होती है एसओपी। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर हु इज रेस्पॉन्सिबल असेसिंग द सिचुएशन एंड इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी? तो कौन होता है ये? एसपी या डिप्टी एसपी, डीएसपी। वो क्या करता है? वो असेस करता है, जो सिचुएशन होती है उसको असेस करता है, और जो अथॉरिटी होती है उसको इन्फॉर्म करता है। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान ऑफिशियली लॉन्च? ये स्वच्छ भारत अभियान है जो कब ऑफिशियली लॉन्च हुआ था? वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे यानी 2014 में ये लॉन्च हुआ था। विच ग्रुप ऑफ पीपल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन स्वच्छ भारत अभियान? कौन से कर रहे होते हैं? स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ स्कूल एंड कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट डज द सोशल सिक्योरिटी रेफर टू? सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? किस चीज को रेफर करती है? गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेसिक नीड। अगर बेसिक नीड आ जाता है सोशल सिक्योरिटी में आता है। जो जो सिटीजन है उनको बेसिक नीड मतलब क्या होती है? बेसिक नीड खाना, रहना, ठीक है, और और क्या होता है? खाने के लिए खाना होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, और पीने के लिए साफ पानी होना चाहिए। ये क्या बेसिक नीड में होता आता है। ये जैसे एजुकेशन आ गया वो भी बेसिक नीड में है, हॉस्पिटल ये क्या है? ये भी बेसिक नीड्स में आते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट वन ऑफ द 3 मेथड फॉर कंडक्ट ऑफ सोशल सर्विस? इनमें से कौन सा मेथड नहीं है सोशल सर्विस को कंडक्ट करने का? सोशल केस वर्क मतलब इंडिविजुअल, इसमें क्या है? इंडिविजुअल एक हेल्प करता है सोशल सर्विस में, ठीक है। सोशल ग्रुप वर्क, इसमें एक ग्रुप होता है जो सोशल सर्विस में हेल्प करता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज मतलब कोई भी कम्युनिटी है वो सोशल सर्विस में हेल्प करती है, ठीक है। ये यानी ये तीनों क्या वे है सोशल सर्विस को कंडक्ट करने के? राइट आंसर है इसका नॉन मतलब क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच इज नॉट एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? इनमें से कौन सा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं है? संसद आदर्श ग्राम योजना, यानी एक जो सांसद होगा वो एक ग्राम को गोद लेगा और उसमें इंप्रूव कराएगा, ये है रूरल डेवलपमेंट में आती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी क्या रूरल डेवलपमेंट में आते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये है, ये भी क्या, ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते हैं। इनकी जो ये दे रखे हैं इनकी डेफिनेशन या फुल फॉर्म भी आ सकती है। पीएमजीएसवाई एक बार आया था, पीएमजीएसवाई की फुल फॉर्म क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और कौन सी है रूरल डेवलपमेंट में? ये मनरेगा, पहले क्या थे? मनरेगा थे, महात्मा गांधी ने नरेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्या रूरल डेवलपमेंट में? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये क्या? ये सारी योजना क्या है? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। अन्नपूर्णा स्कीम वाज ऑफिशियली लॉन्च ऑन, अन्नपूर्णा जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी? वो 1 अप्रैल 2000 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन है उसमें आया था कि 1 अप्रैल 2000 को कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी, उसमें ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज अवेलेबल टू पीपल बिटवीन एज विद बैंक अकाउंट। इनमें से कौन सी एज में ये जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है। ये है 18 से 50 के जो एज वाले हैं उसके लिए होते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो इसमें जो ये स्कीम दे रखी है नीचे, ये बता देता हूँ आपको। जो अटल पेंशन योजना है उसमें क्या होता है? 18 से 40 साल का जो बंदा होगा वो अपने पैसे कटवा के, ठीक है, 18 से 40 उसकी जो स्कीम चालू करेगा, शुरू करेगा, तो उसकी एज होनी चाहिए 18 से 40 साल, ठीक है। और उसको 60 साल तक उसको इसमें कंट्रीब्यूट करना, पैसे देने हैं मतलब गवर्नमेंट को, और 60 साल के बाद वो सरकार उसको पेंशन देगी, जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा उस हिसाब से उसको पेंशन देगी, ठीक है। ये है अटल पेंशन योजना। इसकी एज होनी चाहिए 18 से 40, कब दे कंट्रीब्यूट करेगा? 60 साल तक कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसमें क्या है कि कुछ एक सम है, जैसे 436 रुपए है एक साल के देने हैं, उसमें अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, और अगर इंसिडेंट कोई भी एक्सीडेंट टाइप हो जाता है तो मतलब परमानेंट चोट लग जाती है उसमें 1 लाख रुपए देते हैं। 436 एक साल में इसमें देना होता है। तो किस एज के लिए है? वो 18 से 50 साल, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या? 18 से 50 साल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये किसे? 18 से 70 साल के लिए। इसमें सिर्फ 20 रुपए देने हैं, ठीक है। 18 से 70 के लिए है 20 रुपए एक साल में देने हैं, और 2 लाख रुपए डेथ पे देती है, और 1 लाख रुपए एक्सीडेंट पे यानी परमानेंट डिसेबिलिटी पे देती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ड्रग अब्यूज? ड्रग अब्यूज मतलब कोई भी होता है वो ड्रग्स को कैसे अपनाने लगता है, कैसे वो ड्रग यूज करने लगता है, ठीक है। इसमें से क्या कारण है?
इसका आंसर है पुअर मोरल वैल्यू एंड लैक ऑफ सुपरविजन। अगर तुम्हारा वैल्यू जो है, जो नैतिकता तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर सेल्फ इमेज है तुम्हारी, ठीक है, वो अगर पुअर है, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा लैक ऑफ सुपरविजन, मतलब जो सुपरवाइजर है तुम्हारे, जैसे माता पिता, टीचर है, ठीक है, फ्रेंड है, वो ठीक से सुपरवाइज नहीं कर पा रहे हैं तुम्हें, तो तुम जैसे ही थोड़ा बहुत कहीं से हिट आता है, थोड़ा बहुत तुम्हारा फ्रेंड है प्रेशर डाल देंगे, तो क्या तुम ड्रग्स लेना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट, विच इज नॉट वन ऑफ द थ्री टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा नहीं है, जो तीन टाइप ऑफ सिक्योरिटी दे रखे हैं आपकी बुक में, तो इनमें से कौन सा नहीं है। सोशल इंश्योरेंस ये है सोशल सिक्योरिटी में, सर्विस सोशल सर्विस है, बेसिक सिक्योरिटी है, ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी के तीन टाइप दे रखे हैं। ये भी आज आएगा कि सोशल सिक्योरिटी के हाउ मेनी टाइप ऑफ देयर इन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, थ्री टाइप, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये ऐसे आ गया। कम्युनिटी सर्विस, ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पोक्सो एक्ट, जो पोक्सो है 2012 कम इनटू फोर्स, ये कब फोर्स में आया था, ठीक है। इसमें तो 2012 दे रखा है, इसमें आ गया मंथ नवंबर 2012 में, ठीक है। तो इसमें ईयर भी आ सकते हैं कि ये कब एक्टिवेट, कब ये फोर्स में आया था, ठीक है। और दूसरा, पोक्सो की फुल फॉर्म भी आ सकती है, पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है। अब ये में क्या है कि उसकी जो एक्ट है, जो उसकी वो आ रखी थी, ठीक है, किस एक्ट के दौरान ये लागू हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सी धाराएं हैं, ठीक है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ चाइल्ड एब्यूज अंडर पोक्सो एक्ट, इसमें से चाइल्ड एब्यूज कौन सा पोक्सो एक्ट के अंदर। फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल एब्यूज, ये तीनों एब्यूज आते हैं, ठीक है, पोक्सो के अंदर में आते हैं, यानी ये राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तीनों टाइप के एब्यूज है इसमें पोक्सो के अंदर, उसमें अलग अलग सजा दे रखी है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉ रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, इनमें से वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कौन सा लॉ है। चाइल्ड मैरिज एक्ट, रिस्ट्रेंट एक्ट, मतलब जब पहले क्या होता था, चाइल्ड मैरिज होती थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, वो कब बंद हुआ था, 1929 में। जो किसने बंद किया था, अंग्रेजों के टाइम पे बंद हुआ था, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय है उनकी वजह से ये बंद हुआ था। नेक्स्ट है क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी है वुमेन की सेफ्टी के लिए। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ये भी वुमेन सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे क्या है, वुमेन सेफ्टी के लॉ। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर टू बी ट्राइड एज एडल्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, मतलब कितने, ये 16 साल है इसका आंसर। तो 16 साल से नीचे है तो वो क्या है, चाइल्ड है, उससे ऊपर हो गया तो वो क्या है, अडल्ट माना जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। और पोक्सो एक्ट के अंदर क्या है, या अगर पोक्सो एक्ट के अंदर एक चाइल्ड माना गया, वो 18 साल तक माना गया। अगर उसके ऊपर कोई भी एब्यूज लगता है, ठीक है, कोई भी कुछ करता है, तो वो उसकी एज 18 साल तक मानी गई है, ठीक है, 18 साल तक वो क्या है, चाइल्ड है। व्हाट इज आर द प्राइमरी फीचर ऑफ आधार कार्ड इशूड बाय यूआईडीआई, यूआईडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो उस बी में आ रखा था कि डी के फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो डी से तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, आई से क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो उसमें नॉन ऑफ, इसमें देख लेना, या से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉन ऑफ द टाइप। तो ये क्या है, आधार कार्ड का जो क्या है फीचर क्या है इसका, रैंडम नंबर, ये भी आ रखा था कि आधार कार्ड क्या है, रैंडम नंबर है, लॉजिकल नंबर है, ठीक है, एल्गोरिदम है, ठीक है, ये आ रखा था। तो ये क्या है, आधार कार्ड क्या है, रैंडम नंबर है। तो इसमें क्या है, डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डी डुप्लीकेशन, ये एक इसके क्या फीचर है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ये भी क्या है, इसका एक फीचर है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, मतलब ये सारे इसके फीचर है। रैंडम नंबर है, डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डी डुप्लीकेशन है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है 16, विच टाइप ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ एज ए यूजफुल प्रोग्राम टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर, एक मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर होता है, जो छुपा देता है अपने आप को, डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ एज ए यूजफुल प्रोग्राम, क्या बताता है वो कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम है। टू गेन अथोराइज एक्सेस, मतलब वो फिर कंप्यूटर में आ जाएगा, फिर वो तबाही मचा देता है, तो वो होता है ट्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, अपनी पहचान छुपाता है ट्रोजन। स्पाईवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर क्या होता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन वो लो कर ले, हैंग कर ले, वो क्या हैक कर लेगा, ठीक है, जैसे पासवर्ड हो गया या कुछ हो गया, वो हैक कर लेगा, फिर उसके लिए रैंसम मांगेगा, मतलब पैसा फिरौती मांगेगा। एडवेयर मतलब ऐड देगा, ठीक है। स्पाईवेयर क्या है कि ये स्टील करेगा, तुम जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करेगा, चोरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव इज डिजाइन टू रिड्यूस रेड टेप सिंपली, जो लाल पीताशाही बोलते थे ना कि, तो रेड टेप एंड सिंप्लीफाई बिजनेस प्रोसेस इन इंडिया, पहले कुछ भी होता था फिरौती चलती थी ना टेबल के नीचे से, वो कौन सी इनमें से बंद हो गया है, इस कौन सी योजना से, जो कौन सी स्कीम से ये बंद हो गया। स्टार्टअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया से जो रेड टेपिज्म था ना, वो क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, नहीं थोड़े कम हो गया। व्हाट इज ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट टारगेट बाय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो मेक इन इंडिया ये इनिशिएटिव है, इनमें से किस चीज पे टारगेट नहीं किया गया, रेलवे पे टारगेट किया गया, डिफेंस पे किया गया है, और फार्मास्यूटिकल है यानी जो हेल्थ केयर है उस पर भी किया गया, सिर्फ क्या किया, एजुकेशन पे ये
इन्होंने क्या किया, इसमें मेक इन इंडिया के अंतर्गत नहीं लिया गया, ठीक है। एजुकेशन मेक इन इंडिया के लिए अंतर्गत नहीं लिया गया। नेक्स्ट अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विस अवेलेबल ऑन उमंग। जो उमंग एक ऐप है, ठीक है, उनमें से इनमें से कौन सी सर्विस है। जॉब सर्च कर सकते हो उमंग में, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, आधार वेरिफिकेशन कर सकते हो, ये सब ये उमंग में आप कर सकते हो, मतलब ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च हुआ था। ये है विच डिसीज आर कवर्ड अंडर मिशन इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष क्या है कि टीकाकरण जो होता है उसमें टीके लगाए जाते हैं, इनमें से 7 टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टीके लगते हैं, ठीक है। तो ये 7 टीके किस चीज के हैं, इनमें से कौन सी बीमारी ऐसे आ सकती है कि इसमें कौन सी बीमारी का टीका नहीं लगता। ये क्या है, मिसाइल्स है, मतलब दाने दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। पोलियो मतलब अधरंग हो जाता है, कुछ पार्ट उस पर काम नहीं करता हमारा बॉडी पार्ट। ये क्या, पर्टूसियस है, मतलब ये क्या होती है, काली खांसी जिसको बोलते हैं वो है। ये टेटनस, ये तो पता ही होगा आपको, ये टीबी है, ठीक है, टीबी हो गया। ये डिप्थेरिया है, ये गले की और नर्वस सिस्टम की बीमारी होता है। ये होती है हेपेटाइटिस बी, मतलब ये जॉन्डिस से, जॉन्डिस का जो बड़ा रूप है वो होता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। नॉर्मल जॉन्डिस होता है, वो होता है नॉन बी नॉन सी, मतलब ए होता है, ए उसको लिखते हैं नॉन बी नॉन सी। अगर ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है तो बी और सी होता है, हेपेटाइटिस बी। इनका ये वैक्सीनेशन लगता है। ये सारी बीमारी है इंद्रधनुष में, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें से राइट आंसर है अभी डिप्थेरिया, पर्टूसियसिस, टेटनस, मीजल्स एंड पोलियो, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, द भीम ऐप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसका जो भीम ऐप है वो किस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का, ये इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एनपीसीआई, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये क्या है, इनिशिएटिव है। व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर एक शिशु लोन अंडर मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक होता है जो एक लोन देता है, ठीक है। 3 टाइप के लोन देता है। कितने टाइप के लोन देता है, एक और शिशु, दूसरा क्या है, दूसरा है किशोर, ठीक, और तीसरा है तरुण, ये लिखा, ठीक, ओके। तो शिशु में क्या देता है, शिशु में देता 50,000 तक, ठीक है। किशोर में देता 5,000 से 5 लाख तक, ठीक है, 5 लाख तक देगा। और फिर जो किशोर, ये शिशु था, ये किशोर आ गया। तरुण में कितना देगा, तरुण में देगा 5 लाख से 10 लाख तक। जो ये है तरुण की, 5 लाख से 10 लाख, और 50,000 से 5 लाख है किशोर की, और अप टू 50,000 क्या है शिशु लोन है, ठीक है। 3 टाइप के लोन है, शिशु, किशोर एंड तरुण। हेल्थ एंड हाइजीन के यहाँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए शोकेस पिट इन द कैंप कुक हाउस। कैंप कुक हाउस के पास क्या शोकेस, एक पिट लगा गड्ढा खोदते हैं, उसमें क्या करते हैं, किस लिए बनाया जाता है, टू बरी वेस्ट फूड एंड प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ठीक है। जो पहले होता था, अब आजकल तो ऐसे ले जाते हैं म्यूनसिपालिटी वाले, या कहीं गाँव वगैरह में जाते हैं दूर, तो वहाँ पे क्या होता है, गड्ढा खोद के जो वेस्ट होगा उस पर दबा दिया जाता है ताकि कंटेमिनेशन या बीमारियां ना फैले। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट मेजर टू मेंटेन ड्रिंकिंग वाटर हाइजीन इन कैंप। जो ड्रिंकिंग वाटर का हाइजीन होता है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एक तो मेडिकल जांच होनी चाहिए, दूसरा कि वाटर शुड बी एन अथोराइज सोर्स एंड चेक फॉर सेफ्टी। अथोराइज सोर्स से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी भर लिया, और उसकी सेफ्टी की चेकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का प्राइमरी गोल क्या होता है, टू प्रोवाइड इनिशियल असिस्टेंस टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन। मतलब कुछ भी चोट वोट लग गई है तो आप क्या कि बैंडेज नहीं लगाओगे, क्या कि मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको चोट लग गई है तो आप क्या करोगे, बैंडेज लगाओगे या फर्स्ट एड का यूज करोगे या हॉस्पिटल में जाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या कि फर्स्ट एड का यूज करोगे। फर्स्ट एड में क्या होगा, पहले इसको साफ करेंगे, चोट लग गया तो, ठीक है, पहले साफ करोगे उसको, ठीक है। फिर उसमें क्या कि कुछ आप क्रीम व्रीम लगाएंगे, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम उस टाइप का, फिर उसके ऊपर बैंडेज लगाएंगे, इस टाइप होता है। टू प्रोवाइड इनिशियल असिस्टेंस टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन। जो चोट लग गया उसको और ज्यादा खराब होने से बचाता है, ठीक है, फर्स्ट एड। उसके बाद आप अगर छोटी है तो, अगर बड़ी भी है चोट तो पहले फर्स्ट एड करोगे, उसके बाद हॉस्पिटल में जाओगे। छोटी मोटी है तो फर्स्ट एड से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग ए बर्न कॉज्ड बाय केमिकल। अगर आप केमिकल से जल गए हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कुछ भी हो गया, डॉग बाइट हो गया, कुछ भी होगा, हो जाता है ना, केमिकल हो गया जिसमें, तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, क्या, वॉश द बर्न विद वाटर फ्रीली। तो जो भी बर्न है वो फ्री, जो भी पानी है उससे फ्रीली धोएंगे, टैप के नीचे ले जाएंगे, उसको कंटिन्यूस धोएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सिम्टम एस्फिक्सिया। जो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, दम घुट जाता है, ठीक है, उसका मेन सिम्टम क्या है, डिजीनेस, मतलब हमारी आंखें जो चकराने लगते हैं, हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें ठीक से सांस नहीं आती है। ब्लू लिप्स, जो हमारे ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, फिर जो हमारी लिप्स है वो ब्लू हो जाएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। सीपीआर होती है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। उसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का में
जो यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब उसको किसी बंदे को सांस नहीं आ रही है तो आप कैसे उसको सांस दोगे आर्टिफिशियली, ठीक है। राइट आंसर इसका माउथ टू माउथ, ठीक है, यानी मुंह से मुंह लगा के उसको सांस दोगे। तो सीपीआर क्या होता है, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। सीपीआर क्या होता है, उसकी जो फेफड़े जो ऊपर हमारा लंग्स होता है उसको प्रेस करते हैं, तो वो होता है सीपीआर। चेस्ट कंप्रेशन भी आता है। हेमलिच मैनुअर, ये क्या होता है, हेमलिच मैनुअर मतलब अगर हमारे गले में जो है वो फंस गया, कुछ खाना फंस गया, तो ठीक है, तो उसको क्या है, पेट से पकड़ के उसको जोर से दबाना और आगे धक्का देना, वो होता है हेमलिच मैनुअर। अगर खुद है तो हम जैसे चेयर है, टेबल है, उसके अपना पेट लगा के फिर धक्का मार सकते हैं। अगर कोई दूसरा है तो हम उसको बोल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, हमारे पेट को पकड़ के ऐसे जोर से दबाएगा और आगे धक्का मारेगा, तो उससे क्या है, कुछ भी फंसा होगा हमारे गले में तो निकल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू नॉट डू फॉर ए फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न में आपको क्या नहीं करना चाहिए, अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द एरिया, तो जो एरिया जहाँ पे जल गया उस पर हमें आइस नहीं लगानी है, ठीक है। इसमें क्या, नॉट टू डू, यानी आइस नहीं लगानी है। क्या करना, कूल द एरिया विद कोल्ड वाटर, आइस नहीं लगानी है लेकिन ठंडे पानी से उसको धोना है। अप्लाई एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल अगर है हमारे पास तो लगा सकते हैं, तो अगर कोई और दूसरी जेल है, क्रीम है, वो लगा सकते हैं। अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग, और उसके ऊपर उसकी जेल लगा के क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उस पर क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। व्हेन शुड सीपीआर बी एडमिनिस्ट्रेटेड, सीपीआर कब देना चाहिए हमें, ठीक है। व्हेन समवन हैज ए पल्स बट इज अनकॉन्शियस, ठीक है। व्हेन समवन इज कफिंग, व्हेन समवन फील डिजी, व्हेन समवन स्टॉप ब्रीथिंग, ठीक है। जब क्या है कि कोई बंदा सांस लेना छोड़ देना तब हमें ये सीपीआर देना चाहिए। कब देना चाहिए, जब किसी को सांस नहीं आ रही हो, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे बंद हो जाए, सांस ही लेना बंद कर दे तो सीपीआर देंगे। और कब तक देना है, ये भी आ सकता है कि कब तक देंगे, कब तक देंगे, जब वो सांस लेना शुरू कर दे अपने आप, तो वो तब हमें सीपीआर छोड़ना है। सीपीआर में क्या क्या करते हैं, एक तो हम जो गले का एयरवेज है वो ओपन करते हैं, ठीक है, अगर रुका है कुछ फंसा है तो वो क्लियर करते हैं, ठीक है, एयरवेज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कंप्रेस करते हैं, छाती को कंप्रेस करेंगे। फिर तीसरा क्या है कि उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, यानी माउथ टू माउथ उसको सांस देंगे हम, ठीक है। ये तीनों चीज क्या होती है, सीपीआर में होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल पर्पज ऑफ योगा एज मेंशन इन द इंट्रोडक्शन, यानी आप जो भी इस बुक में कहा गया है तो उसमें जो योगा का है उसका जनरल पर्पज क्या है, टू अटेन ए गोल थ्रू ए डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है। इससे क्या है, मेंटल हेल्थ भी होती है, फिजिकल हेल्थ भी होती है, और क्या है, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज लेसरेटेड वुंड, मतलब किसी चीज से, जैसे कौन सी चीज से अगर वुंड होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ए वुंड कॉज्ड बाय ब्लंट फोर्स विद टोन और अनइवन एज, अगर कोई ऐसे जैसे चाकू से होगा तो उससे क्या होगा, साफ होगा, उसकी एक लाइन बनेगी, ठीक है, वो लेसरेटेड नहीं है। एक ऐसे कटा फटी चीज से अगर कोई वुंड होता है, ठीक है, अनइवन चीज से होता है तो वो क्या है, लेसरेटेड वुंड। नेक्स्ट, 11th, विच वुंड टाइप इन्वॉल्व द फोर्सिबल डिटैचमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स नॉर्मल इंसर्शन, मतलब कोई चीज जैसे हड्डी है, कोई उंगली है, कोई भी बॉडी पार्ट है, स्किन है हमारी, वो क्या कट के अलग हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन। ये वीडियो है हेल्थ एंड हाइजीन, उसमें सब दे रखे हैं, उसमें फिगर के साथ ये समझा रखा है, चाहो तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर अर्बन एरिया, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, जो जब बारिश आती है तो हम उसको, जो रेन वाटर होता है, जो पानी होता है, उसको उसको स्टोर करते हैं हम, रेन वाटर को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब अपने आगे के यूज के लिए उसको स्टोर करते हैं। कहीं कहीं पे तो पानी ज्यादा अवेलेबल है, जैसे ठीक है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं कहीं पानी बहुत कम मिलता है, ठीक है, ग्राउंड में भी नहीं है, ठीक है, बारिश, तो उनको क्या नहीं, बारिश का पानी ही कलेक्ट करना पड़ता है, जैसे राजस्थान टाइप में जाएंगे ना हम, ग्राउंड में भी नहीं है, नदी ना भी नहीं है, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि जब कभी कभी बारिश होती है तो उसी को स्टोर करके रखते हैं। तो ये किस लिए, विच रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो इसकी एक अलग दो तीन सिस्टम दे रखे, दो तीन टाइप दे रखे, तो अर्बन एरिया में ये कैसे, कौन सा सिस्टम सही होता है। रूफ कैचमेंट सिस्टम, जो ये रूफ कैचमेंट सिस्टम मतलब छत पे पानी आएगा उसको, ठीक है, उसको हम स्टोर करेंगे किसी इसमें, वेल में या टंकी में, कैसे भी स्टोर कर ले, तो उसका रूफ कैचमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फर्स्ट फ्लश इन ए रूफ कैचमेंट सिस्टम। जो एक ये सिस्टम है रूफ कैचमेंट सिस्टम, इसमें फर्स्ट फ्लश का मतलब क्या होता है, जब पहली बार बारिश आती है वो होता है टू अलाउ डस्ट एंड इम्प्योरिटी टू वॉश ऑफ। जो पहली बार बारिश होती है तो हमारे जो डस्ट होगी, कुछ भी इम्प्योरिटी होगी छत पे, तो वो पहले में क्या होगी, फ्लश हो जाएगी, तो वो चली जाएगी। उसके बाद जो पानी आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। इसका मतलब होता है फर्स्ट फर्स्ट फ्लश। थर्ड, हाउ कैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हेल्प इन एनर्जी कंजर्वेशन। जो हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग सुना होगा आपने कभी न्यूज में, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे एनर्जी कंजर्व करेंगे, कैसे हमारी एनर्जी बचाती है। बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। जैसे कभी जब सीमेंटेड वाली बिल्डिंग बनाते हैं तो वो क्या है कि हीट, जैसे गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, जैसे ठंड आएगी वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग क्या होगी, उनको जो गर्मी होगी वो गर्मी में ज्यादा गर्म नहीं होगी, और जब सर्दी आएगी उसमें ज्यादा ठंडी नहीं होगी। मतलब उसको हमेशा एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होती है। तो वो क्या है कि उसको जो जरूरत होती है उसको ठंडा करने की और गर्म करने की, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। इनमें से स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा एक कंपोनेंट है। प्रोड्यूसिंग वेस्ट थ्रू बेटर मैनेजमेंट। क्या करना है इसको, बेटर मैनेजमेंट के साथ जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना ही क्या है, स्वच्छ भारत का कंपोनेंट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन। ठीक है, कई टाइप के पोल्यूशन दे रखे, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, लाइट पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो जो लाइट पोल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट होता है, राइट आंसर इसका भी, इट डिस्टर्ब एनिमल माइग्रेशन एंड नॉकटर्नल एक्टिविटी। जो एनिमल होते हैं हमारे जंगल में, अगर ज्यादा लाइट होगी तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं ना जो सिर्फ रात को ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। अगर लाइट होगी तो एक दूसरी जगह नहीं जा पाते, यानी अपना शिकार नहीं कर पाते। और दूसरा नॉकटर्नल एक्टिविटी, मतलब जो क्या होते हैं, जो चमगादड़ टाइप होते हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही उड़ते हैं, उनकी एक्टिविटी में भी ये बाधा उत्पन्न करेंगे कि डिस्टर्ब करेंगे उनको। नेक्स्ट है सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। इनमें से कौन सी ये जो गैस होती है जिससे एसिड रेन होती है। ये है आंसर भी है इसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। जो दोनों क्या है, ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट है ये हमारा, विच इज द इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन मैरिन लाइफ। जो मैरिन लाइफ है उससे नॉइस पोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। इट इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ सी एनिमल। क्या करेगी ये, जो सी एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, जब एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, वो आवाज करके ही बात करते हैं, ठीक है। कुछ इशारा करना हो, कुछ बताना हो, तो वो क्या साउंड से ही बताते हैं, इशारे बातें करते हैं। तो अगर जिस नॉइज पोल्यूशन होगा तो वो जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज पास नहीं होगा, तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो उनमें इंटरफेयर होगा, है ना। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ट्री इज ऑफ्टन रिकमेंडेड फॉर डेजर्ट ग्रीनिंग प्रोजेक्ट। जो डेजर्ट ग्रीनिंग प्रोजेक्ट है, जो मरुस्थल को हटा कम कर रहे हैं हम, उसमें कौन से पेड़ लगाने चाहिए। इसका राइट आंसर है फास्ट ग्रोइंग, जो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, पेड़ होते हैं वो जो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। एंड नॉन नेटिव स्पेसिस, मतलब नेटिव स्पेसिस नहीं होनी चाहिए, और जो फास्ट ग्रोइंग होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या है कि डेजर्ट में पेड़ पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो उससे क्या होगा, बारिश भी जल्दी होगी, फिर बारिश जल्दी होगी तो फिर से और ज्यादा पेड़ होने लगेंगे। व्हाट इज FMNR, फार्मर मैनेज्ड नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है, FMNR। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, प्रिवेंटिंग एग्जिस्टिंग ट्री रेदर देन प्लांटिंग न्यू वंस। मतलब नए पेड़ लगाने की बजाय, नए पेड़ को लगने में पता कितने बड़ा पेड़ होने में, जैसे बरगद कटाई 20-25 साल लग जाते हैं एक अच्छा पेड़ होने में, तो उसकी बजाय हम जो पुराने पेड़ है उनको बचा के रखें, ठीक है, वो क्या होता है, FMNR है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल के है 7 क्वेश्चन, ठीक है, तो देखते हैं। द स्टैंडर्ड ऑब्स्टेकल कोर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी ऑब्स्टेकल। एक जो आपको कोर्स दे रखा है उसमें कितने ऑब्स्टेकल्स है, उसमें है 10 ऑब्स्टेकल, ठीक है।
और उसमें क्या है कि जो जितने ये 10 ऑब्स्टेकल दे रखे है वो कितने फीट दूर होने चाहिए एक दूसरे से। ईच ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 फीट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक यहाँ पे है तो उन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 30 फीट का गैप होना चाहिए ना। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेट बैलेंस ऑब्स्टेकल, जो इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, थिकनेस आ सकती है, वाइड तो मुश्किल है, लॉन्ग आ जाएगी। ठीक है, कितनी लंबाई, जो स्ट्रेट बैलेंस है, स्ट्रेट बैलेंस क्या होता है, ऐसे एक पट्टी सी होती है, ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, उसकी थिक कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और कितनी लंबी होती है, वो क्या है, स्ट्रेट बैलेंस है। ठीक है, एक जिग जैग होता है, उसमें ऐसे ऐसे तीन टाइप के लगे होते हैं। इसमें स्ट्रेट बैलेंस में क्या है कि जो जोड़ होते हैं वो, जो पट्टी होती है, जो बार होती है वो 2 बार होती है, और जो एक बार होती है वो 6 की होती है, 6 फीट इंटू 6 फीट। ठीक है, तो वो क्या 3 इंच थिक है और 4 इंच वाइड है और 12 फीट लॉन्ग है। ठीक है, जितने भी ये लगी होते हैं उनमें मैक्सिमम यही रहता है, जो ये बार लगी होती है ना, 6 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक है, 3 इंच इसकी थिकनेस होती है और 4 इंच इसकी वाइड विड्थ होती है। ठीक है, ये होता है, ये जुड़ के कितने हो जाएगी, 12 फीट लॉन्ग हो जाएगी, दो जुड़ेगी तो। जिग जैग में क्या होती है, वो 3 लग जाती है। ठीक है, जो ये है ये 3 लग जाएगी, तो एक ऐसे लगेगी, एक ऐसे 3 लग जाते हैं जिग जैग में, तो 6 6 6। ठीक है, ये हो जाएगी जिग जैग, यानी 18 हो जाएगी इसकी, 18 फीट ये लंबी हो जाएगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ, इसमें क्या है कि हाइट क्या है, वो क्या होती है, दिख जाए कि हाइट ये 1.5 फीट यानी 1.5, जो शुरू में होती है यहाँ पे जैसे वह 1.5 से शुरू होके, तो ऐसे इसकी हाइट बढ़ती रहती है, वो कितने तक रहती है, 3.5 तक रहेगी। ठीक है, 6 6 की ये रहती है जो इसकी विड्थ है, और ये है थिकनेस इसकी 3 इंटू 4 रहेगी, और ये जो इसकी लेंथ है वो इंटू 6 रहेगी। ये इसकी डायमेंशन रहती है, और 3 जुड़ते हैं, 6 3 18 हो जाते हैं, 1.5 से 3.5 इसकी हाइट होती है। नेक्स्ट है ये, द डबल डिच ऑब्स्टेकल रिक्वायर ए कैडेट टू जंप अक्रॉस 2 डिच दैट आर अप्रोक्सीमेटली। इसमें क्या होता है, 2 डिच मतलब 2 गड्ढे होते हैं। ठीक है, ऐसे उसमें क्या है कि जो कैडेट होगा इसको इस यहाँ पे जंप करेगा, फिर इस पे जंप करेगा, ये नहीं कि दोनों एक बार में जंप करेगा, यहाँ पे पैर रख के फिर यहाँ से जंप करेगा। उन कितने तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 4 फीट ये इनके बीच में डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रैंप ऑब्स्टेकल, रैंप की जो डायमेंशन है वो कितने होनी चाहिए। इसकी ये भी आ सकते हैं कि कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, इसकी ये 4.5 फीट उसकी हाइट होती है, ऐसे रैंप होता है ना, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे चढ़ते हैं इसमें, ठीक है, क्रॉलिंग करके चढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आके जंप करते हैं। ठीक है, वो क्या 15 फीट लॉन्ग होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 फीट। ठीक है, लंबाई कितनी होगी, 15 फीट, राइट आंसर है ये भी। और विड्थ कितनी होगी इसकी, 18 फीट, 18 फीट इसकी विड्थ है और 15 फीट इसकी क्या है, लंबाई है, और ये जो हाइट है उसकी यहाँ तक वो है 4.5 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑब्स्टेकल हैज पैरेलल बार एट हाइट, ये गेट वाल्ट है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर है गेट वाल्ट। इसमें क्या होता है, ऐसे लगी होती है, ऐसे बार लगी होती है, तो इसमें ये जो पहला बार होगा वो 3 फीट पे होगा, और जो दूसरा बार होगा वो 5 फीट पे लगा होगा। ठीक है, इस पे पहले ये एक चढ़ के फिर ऐसे हाथ रख के इस पे क्रॉस करते हैं, ये होता है गेट वाल। जो हाई वाल होती है वो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, वो 6 फीट इसकी हाइट होती है और 12 फीट इसकी वो लंबाई होती है, यानी लेंथ कितनी होती है, 12 फीट। जो वाल होती है वो 6 फीट और ये कितनी होती है, 12 फीट होती है। ये हाई वाल का भी कई बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। इंडिया हैज कोस्ट लैंड बाउंड्री ऑफ कितने किलोमीटर, कितनी बाउंड्री है इंडिया की, ये है 7516, ये क्वेश्चन आया था अभी में, 7516.6, ये 7516.6 कितने किलोमीटर की बाउंड्री है इंडिया की। और ये जो 5422 ये किसके मेन लैंड की बाउंड्री है, यानी जो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को हटा के
जो बाउंड्री बच जाती है वो कितनी है, 54226, ठीक है। और टोटल बाउंड्री कितनी है पूरे कोस्टल लैंड, वो जो लैंड वाली मिला के, कोस्ट एंड इंडिया हैज कोस्ट लैंड बाउंड्री, ठीक है। ये क्या थी, कोस्ट लैंड बाउंड्री, ठीक है, पूरी। और कोस्ट वाली और लैंड वाली मिला के, जो कोस्टल और जो दूसरी मिला के, वो है 15106। टोटल बाउंड्री आ जाती है तो क्या है, 1516.7 किलोमीटर। नेक्स्ट, द टर्म ग्रेटर इंडिया रेफर टू, ग्रेटर इंडिया का मतलब क्या है, इसमें इसमें देखते हैं ऑप्शन ए, यूनिफाइड इंडिया पोस्ट क्या है, इंडिपेंडेंस, ये रीजन विद कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, इंडिया जियोग्राफिकल बॉर्डर, इंडिया कॉलोनी इंडिया। इसका राइट आंसर है रीजन विद कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंडियन कल्चर पाया जाता है ना, जैसे पाकिस्तान में भी है थोड़ा बहुत कल्चर, ठीक है, अफगानिस्तान में भी थोड़ा बहुत है, बांग्लादेश में भी है थोड़ा, है ना, तो वो है ग्रेटर इंडिया। नेक्स्ट है ये, व्हाट इज द टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ नॉटिकल माइल, कितने नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन में है, TMZ है, ठीक है। ये TMZ कितने किलोमीटर तक, कितने नॉटिकल माइल तक है, वो 12 माइल्स तक, TMZ, ठीक है। अगर ये आता है, एक फुल फॉर्म भी आती है, तो क्या, टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन, ये है 12 नॉटिकल माइल्स तक। एक होता है EEZ, ठीक है, वो कितने किलोमीटर तक, नॉटिकल माइल तक होता है, वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म सोगली ट्रीटी रेफर टू, जो सोगली की ट्रीटी है, ठीक है, वो किस किस के बीच में हुई थी, वो हुई थी इंडिया एंड नेपाल के बीच में। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन फिर, तो व्हाट सिक्योरिटी चैलेंज डज द इंडियन गवर्नमेंट फेस इन कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया में वो, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी चैलेंज है, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, हम मैरीटाइम टेररिज्म एंड पायरेसी, ठीक है, जो समुद्री लुटेरे होते हैं और जो टेररिज्म है मैरीटाइम का, वहाँ पे कोस्टल एरिया में ये बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। इसको अगर ये भी क्वेश्चन आया था बी में, जैसे कोस्टल एरिया में जो आतंकवाद होता है, टेररिज्म होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको मैरीटाइम टेररिज्म, ठीक है, उसको बोला जाता है कोस्टल एरिया में जो टेररिज्म। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।